Hello everyone, how are you all? I think you all are fantastic and doing your study very well, marvelous. So, after long time मैं आप लोगों के लिए कुछ नया लेकर आई हूँ। सबकी डिमांड थी कि कुछ नया होना चाहिए और मैंने भी सोचा कि हाँ काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बनाई तो थोड़ा सा बना लेती हूँ। तो आज मैं आपके लिए चिल्ड्रन लिटरेचर लेकर आई हूँ और इससे पहले मैंने क्रिटिसिज्म और लिटरेरी थियरी पर कई वीडियोस बनाई हैं। अगर आप चाहें तो उनको जाकर देख सकते हैं, रिवाइज़ कर सकते हैं। तो आप सोच रहे हैं कि हाँ ये एक बच्चों का पिक है। देखिए मैंने थोड़ा सा आर्टिस्टिक वे में बच्चों का पिक लगा दिया है यहाँ पर ताकि आपको पता चल जाए, फ़र्स्ट प्रिंट देखकर ही पता चल जाए कि जो मेरी फ़र्स्ट स्लाइड है कि इसमें थोड़ा बच्चों से रिलेटेड साहित्य के बारे में कुछ ना कुछ तो बताया होगा। अब हम आते हैं व्हाट इज़ चिल्ड्रन लिटरेचर। तो इसका अनदर नेम है जुवेनाइल लिटरेचर। इसमें स्टोरीज़ बुक्स होती हैं, कहानियों की किताबें होती हैं, मैगज़ीन्स पत्रिकाएं होती हैं, चंपक, चाचा चौधरी इस तरह की, और पोएम्स होती हैं जो कि सिर्फ बच्चों के लिए होती हैं, जिससे वो अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, एंटरटेन कर सकते हैं और बहुत सारी शिक्षाप्रद यानी कि डायडेक्टिक चीज़ों को सीख सकते हैं। ओल्ड टाइम्स में क्या होता था कि जो सॉन्ग्स होते थे ओरल वे में, मतलब मुजाबानी गाते थे, तो ये एक बहुत बड़ा ट्रेडिशन था उस समय का कहानियों को सुनाने का। आपने सुना होगा और आपने शायद अपने दादा नाना जो भी रहे होंगे तो उनसे सीखा होगा कि बचपन में वो हमें कहानियाँ सुनाते थे खरगोश की, कछुए की, कि खरगोश आगे निकल जाता है लेकिन फिर भी इतनी फुर्ती में वो थक जाता है और सो जाता है, लेकिन कछुआ कॉन्टिन्यूटी मतलब सतत प्रयास करता है और अपने मंजिल पर पहुंच जाता है क्योंकि उसमें बिल्कुल भी घमंड नहीं होता। इस तरह से फिर आपने बहुत सारी बंदर की और घड़ियाल की कहानी सुनी होगी, तो ये सारे आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। देखिए वो सारी बातें याद करते हुए अपना बचपन याद आ गया मुझे भी, और आपको भी आ गया होगा। तो जो एक फ़िलासफ़र थे, थोड़ा सा हम इसमें फ़िलासफ़र को भी इंक्लूड किया है कि जीन जैक्स रूसो उस समय के फ़िलासफ़र रहे जो ओल्डन टाइम्स के थे। तो उन्होंने क्या कहा था, चिल्ड्रन शुड बी अलाउड टू डेवलप नेचुरल चॉइसली। तो जो एक बच्चा है, ठीक है, बच्चा है तो उसको क्या करना है, चिल्ड्रन, तो उसको सीखने के लिए आपको क्या करना है, उस पर ज़्यादा इंस्ट्रक्ट नहीं करना, ठीक है, ज़्यादा वो आपको बॉन्डेज नहीं करना, बांधना नहीं है उसको बंधन से, उसको खुद खुला छोड़ दो। नेचर मतलब प्रकृति में खुला छोड़ दो, वो अपने आप ही सीख जाएगा, आनंदपूर्वक सीख जाएगा। आप सोच रहे हैं वो कैसे? देखिए जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, वो चलना नहीं जानता लेकिन घुटनों के बल वो चलता है, ठीक है, उसके सामने जो पत्थर वगैरह आते हैं तो वो थोड़ा बच बच के आँखों से देखकर चल लेता है, और जब वो थोड़ा सा बड़ा होने लगता है वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता, ठीक है, लेकिन जब वो गिरता है तो फिर खुद उठ जाता है। और वैसे ही आप एक दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं कि मान लें कि विंटर सीजन है, सर्दियों का मौसम है, और देखिए आप बच्चे से बोलोगे खिड़की बंद कर दो, वो आनाकानी करेगा, नॉर्मल सी बात है, लेकिन जब उसको ज़ुकाम होगा, सर्दी होगी, तो वो क्या करेगा, खुद अपने आप ही बंद कर देगा। तो ये सारी चीज़ें करके सीखना, ठीक है। अब हम चिल्ड्रन लिटरेचर को दो पार्ट में क्लासीफाइड करते हैं, मतलब उसको बांट देते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। मैं हिंदी इंग्लिश में मिक्सअप इसलिए बोलती हूँ ताकि एवरीवन कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ चिल्ड्रन लिटरेचर एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लिटरेचर, उसको हमें समझना है। अगर मैं टोटली इंग्लिश में बोलूँगी तो फिर पता है क्या होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि रूरल बैकग्राउंड से आते हैं तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं चाहती हूँ कि सारे बच्चों को, सभी लोगों को, सारे फ्रेंड्स को, सबको अंडरस्टैंड होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले आता है जॉनर। मैं पहले इसको पता है जैनर बोलती थी, बट जो रियल प्रोनाउंसिएशन होता है वो जॉनर होता है। तो जॉनर मतलब किस श्रेणी का है, कौन सी विधा है, जैसे कि होता है ना ड्रामा, प्ले, तो ये सारे जॉनर्स होते हैं। आपने फिल्मों में भी देखा होगा कि इस जॉनर की मूवी बन रही है, इस जॉनर की मूवी बन रही है, इस तरह से। और सेकंड नंबर पे आता है इंटेंडेड एज द रीडर, इंटेंडेड एज ऑफ द रीडर। तो मतलब जो पाठक है, ठीक है, पढ़ने वाला है, तो उसका इंटेंडेड क्या है, मतलब उसकी एज की इंटेंडेड क्या है, क्या उसकी धारणा है, और मतलब क्या उसकी एक तरह से पढ़ना चाहता है, क्या सीखना चाहता है, क्या उसके विचार हैं। तो उस चीज़ पे फोकस होके एक राइटर चिल्ड्रन लिटरेचर को लिख देता है।
फिर हम बात करते हैं 12th सेंचुरी की। तो जो 12वीं शताब्दी थी उसमें प्ले ऑफ डैनियल के बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे चिल्ड्रन लिटरेचर। ये देखिए डैनियल डिफो वाला नहीं है, डैनियल डिफो बाद में आए थे, वो 16th सेंचुरी के थे, जिनका रॉबिन्सन क्रूसो था, ये उनसे बिल्कुल डिफरेंस है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है उनमें। फिर उसके बाद बात करते हैं, हाँ एक डैनियल पिक कुछ नाम है उनका, जो अमेरिकन है, तो वो भी चिल्ड्रन लिटरेचर के अंदर आते हैं, बट वो 12th सेंचुरी के नहीं हैं। फिर आता है प्री मॉडर्न लिटरेचर। देखिए मैंने पॉइंट वाइज इसलिए लिखा है, आपको क्लियर समझ में आता जाएगा। प्री मॉडर्न जो चिल्ड्रन होता था, जो प्री मॉडर्न चिल्ड्रन का लिटरेचर था, मतलब साहित्य था, वो एक तरह से हमें क्या सिखाता था, मतलब प्री, जहाँ पर प्री लिखा होगा उसका मतलब है पहले, मॉडर्न से पहले, वो शिक्षाप्रद होता था या फिर रिलीजियस लेसन सिखाए जाते थे, धार्मिक जो शिक्षाएं हैं वो सारी चीज़ें सिखाई जाती थी, कि जैसे सत्य का पालन करना चाहिए, दूसरों को दुख नहीं देना चाहिए, अच्छा काम करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, ठीक है। नाउ वी विल कम ऑन 15th सेंचुरी। तो 15th सेंचुरी मैंने 14th सेंचुरी का भी इंक्लूड किया है, बट वो मेरी नेक्स्ट स्लाइड्स में है, आने वाली स्लाइड्स में है। मैंने सोचा जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट्स लगता है मैं पहले उनको बता देती हूँ आपको। तो इसका एम क्या था, मॉरल एंड रिलीजियस मैसेज पहुँचाना था बच्चों तक, मतलब ठीक है। रिलीजियस सोर्सेस लाइक प्यूरिटन ट्रेडिशंस बाय मोर फिलोसफिकल एंड साइंटिफिक स्टैंड पॉइंट्स। तो यहाँ पे थोड़ा साइंटिफिक स्टैंड पॉइंट्स लेकर भी चला गया है इस शताब्दी में, इस सेंचुरी में, जैसे कि चार्ल्स डार्विन, जो कि साइंस से रिलेटेड थे, वो हम सब जानते हैं, बहुत ज़्यादा फेमस हैं आनुवंशिकता वगैरह ये सारी चीज़ों में। और फिर जॉन लॉक, जिनका 1690 में एक वर्क पब्लिश हुआ था, फिलॉसफी एंड एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। तो इसमें उन्होंने टैब्यूला रसा के बारे में बताया है। टैब्यूला रसा हम सब ने पढ़ा है, थियरी वॉज ह्यूमन माइंड इज़ अ ब्लैंक स्लेट। तो उन्होंने बताया था कि जो मनुष्य का माइंड है वो क्या है, खाली तख्ती, मतलब ब्लैंक स्लेट की तरह है। आप जैसा जैसा लिखोगे, जो अच्छा लिखोगे अच्छा समझ में आएगा, बुरा लिखोगे बुरा समझ में आएगा। तो यही मतलब है इनके टैब्यूला रसा का। फिर यहाँ पर बताया गया है कि जो पेरेंट्स की ड्यूटी है वो इतनी है कि वो नोशन को करेक्ट करें। नोशन या नॉनसेंस नहीं है, नोशन मतलब होती है धारणा, विचारधारा, कि बच्चा क्या सोच रहा है, अगर वो थोड़ी गलत साइड में चल रहा है तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। नाउ वी विल कम ऑन 17th सेंचुरी। तो जो 17th सेंचुरी का चिल्ड्रन लिटरेचर था तो यूरोप में बिगेन हुआ था, और चिल्ड्रन को इसमें बताया गया है कि ये सेपरेट बीइंग है, मतलब ये थोड़ा अलग है, अलग ही है, मतलब इनोसेंट होते हैं चिल्ड्रन, नीड ऑफ प्रोटेक्शन। जब ये इनोसेंट हैं तो बाहरी लोग क्या करेंगे, उनको थोड़ा सा बिगाड़ने की कोशिश भी कर सकते हैं। तो क्या चाहिए उन्हें, नीड ऑफ प्रोटेक्शन चाहिए, ठीक है। नीड ऑफ प्रोटेक्शन वो कौन देख सकता है, जो घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनके पेरेंट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, तो ये सारे उनको प्रोटेक्शन दे सकते हैं। ट्रेनिंग बाय एडल्ट्स, मतलब जो हमारे बड़े भाई बहन हैं, पेरेंट्स हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, रिलेटिव्स हैं, उनमें से कोई एल्डर्स है जो नॉलेजफुल है, उससे सीख सकते हैं या फिर ये बच्चों को सिखा सकते हैं। और 18th सेंचुरी में क्या हुआ था, ABC डेकोरेट विद एनिमल प्लांट्स etc। तो देखिए अल्फ़ाबेट जो था तो वो क्या होने लगा था कि मतलब डेकोरेशन होने लगी थी, क्योंकि हमने ABC इस तरह से पढ़ने लगे थे बच्चे, लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उनको डेकोरेशन किया जाने लगा था अल्फ़ाबेट का। फिर आता है इसमें एंथ्रोफॉर्मिक लेटर। तो जो एंथ्रोफॉर्मिक लेटर मतलब होता है मानवीय रूप, मानवकृत, तो मतलब ह्यूमैनिटी पे इसमें ध्यान दिया जाने लगा था। और जेन्युइन लिटरेचर था ये, बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन, मतलब एक वास्तविक सच्चा लिटरेचर था। 19th सेंचुरी की बात करते हैं। देखिए सीक्वेंस वाइज मैंने इसलिए किया है, आपको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड हो जाएगा, और जो भी मतलब मुझे लगता है कि और बताना चाहिए मैं आपको लास्ट में ऐड करके बता दूँगी वीडियो के एंड में। तो देखिए 19th सेंचुरी में फ्यू लिटरेचर टाइटल्स बिकेम फेमस एज क्लासरूम। कुछ लिटरेचर थे जिनके जो टाइटल से बहुत ज़्यादा फेमस हुए क्लासरूम्स में, जैसे बच्चे पढ़ते थे उस ज़माने के 19th सेंचुरी में। अब कौन सा चल रहा है, यस यू आर राइट, 21st सेंचुरी चल रहा है। तो फेबल्स ऑफ एशॉप ये बहुत फेमस हुआ था। जीन डिला
फॉन्टेन का बहुत फेमस हुआ था। चार्ल्स पिरॉल्ट्स का 1697 में टेल्स ऑफ मदर गूस ये फेमस हुआ था। इसमें बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कि हम देख सकते हैं फैंटेसी, कल्पना, फेरी टेल्स, परियों की कहानी, जैसे कि गर्ल्स को ज़्यादा पसंद आती थी परियों की कहानी। मैजिक ऑब्जेक्ट्स, मतलब जादू से क्या क्या हो रहा है, मतलब यहाँ की चीज़ वहाँ कर दी, तो ये सारी चीज़ों को बुक्स में पढ़ सकते थे, यहाँ वहाँ नुक्कड़ नाटकों में देख सकते थे। तो टॉकिंग एनिमल्स, और जो एनिमल्स थे वो बात कर सकते थे। एक वर्क है एनिमल फार्म, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन से राइटर का है, मैं आपको बताऊंगी, तो फिर आपका नॉलेज कैसे पता चलेगा, ठीक है। या फिर नहीं भी आता है तो आप गूगल में सर्च करिए और अपना नॉलेज चेक करिए। तो ये सारी चीज़ें थी कि जानवर बोलते थे, ये सारा उसमें साहित्य में बताया गया है। फिर लेट 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी में क्या हुआ, तो यहाँ पर जो ये एज थी उसको एक सुनहरी एज, गोल्डन एज के नाम से जाना गया बच्चों के लिटरेचर में, चिल्ड्रन लिटरेचर में। बिकॉज मैनी क्लासिकल चिल्ड्रन लिटरेचर, मतलब जो बहुत सारी साहित्यिक बुकें थी, क्लासिकल बुक्स थी, इसी एज में पब्लिश हुई थी, इसी एज में आई थी। जैसे कि फेरी टेल्स बताई गई थी और लुलेबीज़। आप सोच रहे हैं लुलेबीज़ क्या है, तो इसका मतलब होता है लोरी। जो नींद आती है बच्चों को रात में, तो बच्चों को लोरियाँ सुनाकर, गाना सुनाकर, मतलब मम्मियाँ या फिर जो भी बड़े हैं वो गाना सुनाकर उनको सुलाते हैं। जैसे एक आपने मूवी देखी होगी, चंदनिया छिप जाना रे, कुछ ऐसे लाइनें थी उसकी। तो ये सारी चीज़ें। और फेबल्स और स्टोरी में ये फ़र्क है, स्टोरी में ज़रूरी नहीं है कि कोई शिक्षा मिले, लेकिन फेबल्स में ऐसा होता है कोई ना कोई शिक्षा ज़रूर मिलती है। फोक सॉन्ग, मतलब जो लोकगीत होते थे, वो सारी चीज़ें इसमें आती थी। जेके रॉलिंग, तो जेके रॉलिंग थी, उसकी हालिया में डेथ हुई थी, और उन्होंने हैरी पॉटर की सीरीज़, बहुत सारी सीरीज़ बनाई थी, और उनके बहुत सारे वर्क फेमस हैं फॉर द चिल्ड्रन लिटरेचर। यंग एंड अमंग अडल्ट्स के बारे में काफ़ी कुछ आया था 19th सेंचुरी में, वर्क न्यूयॉर्क टाइम्स आए थे। और हिस्ट्री एवोल्यूशन, मतलब जो हिस्ट्री थी उस पर इवोल्यूशन किया जाता था, ताकि बच्चों को जानने का मौका मिले इतिहास क्या है, एज अ कार्टून, इस तरह से ये सारी चीज़ें बनती थी। और सॉन्ग्स थे, ओरल पोएम्स वगैरह, ये सारी चीज़ थी। तो इसका एम क्या था, उद्देश्य क्या था, कोई भी चीज़ें बिना उद्देश्य के ऐसी होती है, मतलब फिश विदाउट वाटर, ठीक है। तो इसका जो एम था वो था एजुकेशन करना, बच्चों को इंस्ट्रक्ट करना, उनको निर्देश देना और एंटरटेन करना। याद रखना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे। फिर है व्हाट इज़ चैप बुक्स। फिर चैप बुक्स के बारे में मैंने यहाँ पर एक स्लाइड बनाई है। तो देखिए, चैप बुक्स का मतलब होता है पॉकेट साइज़ के पैम्फलेट्स होते थे, मतलब पढ़ने वाले चंपक वगैरह होते होंगे उस ज़माने के, ये ब्रिटेन में पब्लिश्ड होते थे उस ज़माने में। तो इलिस्ट्रेटेड बाय वुड ब्लॉक प्रिंटिंग में। अब आता है इंडियन लिटरेचर। देखिए, मैंने थोड़ा सा इंडियन लिटरेचर को भी यहाँ ले लिया है, ताकि आपको कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं होगी कि मैं विदेशी लिटरेचर को तो बता रही हूँ, इंडियन को क्यों नहीं बता रही हूँ। देखिए, 200 BC था, तो वहाँ पे जो पंचतंत्र की कहानियाँ थी वो संस्कृत में पब्लिश्ड हुई थी पहली बार। वैसे ये विष्णु शर्मा के द्वारा है, लेकिन ये जो 200 BC में थी, संस्कृत में हुई थी। रामायण, महाभारत, जातक कथा, ये सारी चीज़ें आई थी इंडियन लिटरेचर में स्टार्टिंग टाइम में। फिर है यहाँ पर एक वर्ड CBT एंड अब CBT की फुल फॉर्म है चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट। तो ये 1950 में आगे लेकर गए थे, लीड किया था इन्होंने। और NBT, ठीक है। अभी जो लॉकडाउन हुआ था तो NBT की तरफ से बच्चों को फ्री में एजुकेशन दी जा रही थी, फ्री में मतलब बुक्स पढ़ने का मौका मिल रहा था। तो NBT है क्या, नेशनल बुक ऑफ ट्रस्ट 1970 में। तो यहाँ पर बच्चों से रिलेटेड बहुत सारी क्रिएशन आती रहती थी और आज भी आती है। राधिका मैनन बहुत ज़्यादा फेमस थी। और अमीर खुसरो, देखिए वैसे तो ये सिंगर थे और बहुत सारी शायरियाँ वगैरह लिखते थे, लेकिन 14th सेंचुरी में इन्होंने रिडल्स इन वर्ड्स, मतलब जो एक पहेलियाँ हैं वो पोएम्स के माध्यम से बताई थी, ताकि बच्चों का एंटरटेन हो सके। इम्तियाज़ अली की फ़नी स्टोरीज़ भी आई थी उस ज़माने में। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद ने क्या कहा कि the best of out of writers know that unless we realize Swaraj in ideas,
Our great country is doomed, die without us individual signature of her own wild, she sign is different script. तो पता है यहाँ पर सिंपल वर्ड्स में हम बोल सकते हैं कि जब तक हम नहीं जानेंगे कि स्वराज क्या है, जब तक हम नहीं जानेंगे कि स्वराज क्या है, हम नहीं जान सकते कि सिंगल सिग्नेचर का, सिंगल लिटरेचर का क्या मतलब होता है। हम दूसरे कोई चीज़ों को अपनाते रहेंगे तो कब हम अपने लिटरेचर को, चिल्ड्रन लिटरेचर को आगे ले जाएंगे। नाउ अब हम बात करते हैं जॉन ब्रैडले ने क्या कहा था। तो जो जॉन ब्रैडले थे उन्होंने इन फ्रॉम चैप बुक्स टू प्लम केक, जो चैप बुक्स हैं उन्हें प्लम केक कहा था। डैट चैप बुक्स कैप्ट इमेजिनेटिव, मतलब इमेजिनेटिव होती हैं, कल्पनाएं भरी हैं इसमें, क्योंकि जो बच्चों की चीज़ें हैं, बच्चों के पढ़ने की चीज़ें हैं, उसमें कल्पना नहीं होंगी तो वो समझ ही नहीं पाएंगे। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि वो खुले आसमान के निवासी हैं और उन्हें अपना कुछ मकसद पूरा करना है, दुनिया में आए हैं तो। और परियां होती हैं और परियां आपकी विश पूरी करती हैं। क्रिसमस डे पर जो सेंटा क्लॉज हैं वो आते हैं, आपकी विश पूरी करते हैं, ये सारी चीज़ें। स्टोरीज फ्रॉम बीइंग लॉस्ट टू रीडर अंडर द स्ट्रिक्ट प्यूरिटन इन्फ्लुएंस ऑफ दैट टाइम। तो यहाँ पे प्यूरिटन इन्फ्लुएंस था, मतलब पवित्रता थी कि अगर प्यूरिटन नहीं होगा तो फिर बच्चे बिल्कुल अपने मार्ग से भटक जाएंगे, सही मार्ग में नहीं जा पाएंगे। इसलिए हॉर्न बुक्स में इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द टाइम बेसिक इन्फॉर्मेटिव अल्फ़ाबेट एंड लॉर्ड प्रेयर। तो हॉर्न बुक में यही बताया गया था, लॉर्ड प्रेयर होंगी, अल्फ़ाबेट होंगी, ये सारी चीज़ें। तो ब्रॉड फ्रॉम द इंग्लैंड टू अमेरिका कॉलोनीज इन मिड 17th सेंचुरी। कहाँ से ली गई थी? इंग्लैंड टू अमेरिकन कॉलोनीज से मिड मतलब मध्य 17th सेंचुरी में ली गई थी। देखिए अब अनदर पॉइंट देख लेते हैं हम क्या है। वैसे तो काफ़ी कुछ बता चुकी हूँ इस बारे में, लेकिन थोड़ा सा और जान लेते हैं। जानने में कुछ बुराई नहीं है। जो नॉलेज है ना, बूंद बूंद करके ही सागर भरता है, इकट्ठा कुछ नहीं होता, इकट्ठा नहीं सीख सकता कोई भी। बूंद बूंद करने से ही प्रयास बढ़ते जाते हैं और सफलताएं आपके कदम चूमती जाती हैं। तो यहाँ पे है द पिलग्रिम प्रोग्रेस, जो 1678 में पब्लिश हुआ था बाय जॉन बनियन के द्वारा। इसमें भी थोड़ा सा चिल्ड्रन के बारे में, चिल्ड्रन लिटरेचर के जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो दिखाई देती हैं, क्योंकि एडवेंचर्स हैं इसमें। जेम्स जेनीवे गुड गॉडली बुक्स, ये भी बहुत फेमस रही। और यहाँ पे चार्लेट वेब, देखिए आप देख सकते हैं कि एलिस के एडवेंचर्स, लिटिल वुमेन और मैटिल्डा, और एक द जंगल बुक रुडयार्ड किपलिंग की बहुत ज़्यादा फेमस है, जो हमने कार्टून के माध्यम से देखा है। जंगल जंगल बात चली है, पता चला है, इस तरह के ये बहुत ज़्यादा फेमस हैं चिल्ड्रन लिटरेचर में। सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। बहुत टाइम बाद आपसे बात की, बहुत अच्छा लगा और मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। तो बिल्कुल भी इसमें जैसे कि आप सोचिए कि आप कोई सॉन्ग सुन रहे हैं, इस तरह से आप सुनते जाइए, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा। एंड हैव अ गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक।